मेरा नाम मिर्हा है। मेरी उम्र 18 साल है। आज जिस शख्स के साथ मैं सोकर उठी थी, वो मेरी खाला का बेटा था, जो कि मेरा दूसरा शोहर। मैं अब उसके साथ मुत्तमिन थी और उसकी रज़ा में राज़ी थी, और कह कर वो उसके सोता हुआ देखने लगी, तो ज़ेब की भी आँख खुल गई तो कहता, सुनकर मेरे तो पैरों से ज़मीन ही निकल गई। पहली चाहत की नंबर 30। मरा की आंखें खुली तो असर की अजान हो रही थी। मरा अपने साथ सोए शख्स को देखा, जो कि उसका मुहाफिज था। जब मरा की उससे शादी हुई थी तो उसे इतना एहसास नहीं था। एहसास तो तब हुआ जब वह उससे दूर चला गया, और उसे जिंदगी ने वो सबक दूसरी बार सिखाया जो उसने पहली बार सीख कर भुला दिया था। हाँ, आशिर के चले जाने के बाद वो बेआसरा हो गई थी। उसने क्या कुछ नहीं सहा, क्या कुछ नहीं झेला, और जब ज़हेब उससे दूर हुआ तो तब भी उसने दुनिया की रंग बहुत अच्छी तरह से देख लिए थे। सवेरा भाभी ने किस कदर बदतमीजी की थी उसके साथ, क्योंकि वो जानती थी कि मरा के सर पर कोई नहीं था, और वो इसलिए ये सब कर रही थी कि उनके सर पर माँ का साया था, और वो अपनी माँ के घर में रह रही थी। और जब पता चला कि एहतशाम और ज़ोहैब के आने का वक्त करीब आ गया, तो वो अच्छे होने का दिखावा करने लगी, और अब उसे सही मायनों में ज़ोहैब की कदर आई थी कि वो उसे कितना चाहता था। क्या वो ज़ोहैब को उसकी मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं दे सकती थी? हाँ, शायद मैं अब तक ज़ोहैब के हक तलफी करती रही हूँ। पता नहीं मेरा रब मुझे माफ़ी करेगा या नहीं। और ये सब सोचते हुए वो गहरी सांस लेकर रह गई थी। तभी वो ज़ोहैब के करीब हुई थी। उसके माथे पर बिखरे बालों को हाथ से हटाते उसके चेहरे को बागौर देखने लगी। आप मेरे सब कुछ है। ज़ुहैब मेरी जिंदगी मेरा साहिबान है। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। आपने मरहा से मोहब्बत की है तो मरहा भी मरते दम तक आपकी वफादार रहेगी। ये मरहा का आपसे वादा है। वो ज़ुहैब के चेहरे को छूते हुए दिल ही दिल में उससे मुखातिब थी, और फिर जैसे ही कुछ याद आते ही वो उससे दूर हुई थी। बच्चे खाला को तंग कर रहे होंगे, ये सोचते वो जल्दी से उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही वॉशरूम में गई, ज़ुहैब ने आंखें खोल ली थी। माही, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी जल्दी मुझे अपने दिल में जगह दे दोगी। मुझे तो लगता था कि मेरी आधी जिंदगी इसी इंतजार में गुजर जाएगी कि मरहा भी मुझसे मोहब्बत करे। मैं नहीं जानता कि तुम इतनी जल्दी ये फैसला क्यों लिया, लेकिन अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो तो शायद मैं एक बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ। ये सब सोचते हुए वो मुस्कुराने लगी। चाहने का एहसास बहुत प्यारा होता है, लेकिन चाहे जाने का एहसास क्या होता है उसका अंदाजा उसे आज हुआ था। आज तो ज़ुहैब हवा में उड़ रहा था। माही, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करूंगा कि तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि कोई आशिर भी था जो तुम्हारी जिंदगी में कभी आया था। याद रहेगा तो सिर्फ ज़ुहैब, ये मेरा तुमसे वादा है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि मुस्कुरा रहा था कि वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई, तो वो फौरन सोता बन गया। मरा फ्रेश होकर आई तो देखा कि ज़ुब अभी तक सो रहा था। ज़ुब पर एक गहरी नजर डालते वो कमरे से निकल गई थी। जब नीचे आई तो देखा कि उसकी बेटी रो रो कर हलकान हो रही थी। ओए होए, क्या हुआ मेरी गुड़िया, क्यों रो रही है? ये कहते ही मरा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने उसे फीडर भी पिला दिया था, उसके कपड़े भी चेंज कर दिए थे, जाने क्यों फिर भी चुप नहीं हो रही थी। खाला भी इन दोनों बच्चों को संभाल संभाल कर थक चुकी थी, और वो बच्ची को रोता देखकर परेशान ही हो गई थी। कोई बात नहीं खाला, अब आप आराम करें, मैं उन दोनों को ऊपर वाले कमरे में ले जा रही हूँ। ये कहते ही मरा बेटी को उठाकर अपने कमरे में ले गई, और फिर दोबारा आकर बेटे को उठा लिया। खाला ने तो शुक्र का कलमा पड़ा था। पिछले 3 घंटे से यही तमाशा चल रहा था। एक बच्चे को चुप करवा कर लिटाती तो दूसरा रोना शुरू कर देता, और वो बेचारी क्या कहती। बेटे की औलाद थी, इसीलिए किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। उफ, मैं तो थक गई भाई, अब तो बच्चे नहीं संभाले जाते, इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही। खुद से कहती वो आराम करने के लिए लेट गई थी। मरा कमरे में आई तो ज़ेब नमाज पढ़ रहा था। जय ही उसने बेटी को बेड पर लेटाया तो ज़ेब ने सलाम फेरा था। ज़ेब, आप उसे देख लीजिएगा, मैं दूसरे को लेकर आती हूँ। ज़ेब से कहते वो बेटे को लेने चली गई, और जब वो वापस रूम में आई तो देखा कि ज़ेब बेटी को गोद में लिए उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वो बेटे को गोद में लेकर बैठ गई। हमारी फैमिली कितनी मुकम्मल लग रही है ना? ज़ेब ने मुस्कुराते हुए कहा तो मरहा भी उदासी से मुस्कुरा दी। हाँ, वाकई सही कहा आपने। और मरहा के चेहरे पर उदासी देखकर ज़ेब को अपनी कही बात पर शर्मिंदगी सी होने लगी। वो जानता था कि मरहा की जिंदगी कभी भी हुबा के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। माही मेरी जान, मैं कोशिश करूंगा कि हुबा जल्द से जल्द मिल जाए। तुम उदास क्यों होती हो? ज़ेब ने मरहा की गाल पर हाथ रखते हुए कहा।
तो उसने तائید में सर हिलाया था। ज़ेब, आप उन दोनों को देखें, मैं उनकी चीज़ें ले आऊं। ये कहते वो नीचे आई तो देखा कि एहतशाम कमरे से निकल रहा था। एहतशाम ने मरा को देखा तो वो उसी की तरफ आ गया। मरा एहतशाम के कंधे पर सर रखकर खामोशी से आंसू बहाने लगी। एहतशाम की आंखें भी नम होने लगी थी और लेकिन जब्त कर किया। एहतशाम ने मरा के सर पर हाथ फेरा, उसके आंसू साफ किए। बस अब बिल्कुल भी नहीं रोना, अब तुम्हारा भाई आ गया है ना, तो तुम्हें बिल्कुल रोने नहीं देगा। हाँ हाँ, एहतशाम ने मरा के तरफ देखते हुए कहा तो वो सर झुका गई। आओ यहाँ बैठो। लाउंज में रखे सोफे पर की तरफ इशारा करते हुए खुद भी सामने कुर्सी पर बैठ गया। अच्छा ये बताओ कि गुड़िया कहाँ है? और एहतशाम के इस सवाल को समझने में मरहा को कुछ सेकंड्स लगे थे। वो खो गई है कहीं, मरहा ने रोते हुए बताया तो एहतशाम हैरान सा उसे देखने लगा। खो गई है मतलब? मुझे खुलकर बताओ, मरहा का क्या कहना चाहती हो? एहतशाम को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मरहा क्या कह रही थी। वो फरियाद भाभी ने उसे कहीं छोड़ दिया और अब बता भी नहीं रही है कि मैं क्या करूं। भाई मैं बेबस हूँ, इन्हें मकान चाहिए था, मैंने इन्हें मकान दे दिया, फिर भी उन्होंने मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दिया। इन्हें मेरी मासूम सी बच्ची पर जरा भी रहम नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ होगी, ये कहते वो फिर से रोने लगी। पहले तुम बेबस थी ना, अब वो लोग बेबस होंगे। मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढ कर रहूंगा, यही तो शाम को अपनी बहन से वादा है। ये कहते हुए तो शाम गुस्से से उठा और मरा के सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और फिर तेजी से घर से निकल गया। मस्जिद में जाकर नमाज अदा की, फिर वो रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगने लगा। या अल्लाह, ये हमारी आजमाइश कब खत्म होगी? मेरी बहन तो बहुत मासूम है, उसने तो कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, तो उसके साथ इतना बुरा क्यों हो गया? या अल्लाह, तो हम पर रहम फरमा। दुआ मांगते हुए एहतशाम का चेहरा आंसुओं से भीगने लगा। फिर अपना चेहरा साफ करते हुए वो वहां से उठ गया और घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। और डोरबेल बजी तो सवेरा ने दरवाजा खोला और एहतशाम को देखकर वो हैरान रह गई। आप कहाँ चले गए थे? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, खैरियत? सवेरा ने एहतशाम का चेहरा बगौर देखते हुए पूछा। हाँ, मस्जिद गया था, बस थोड़ी थकावट है, 2-3 दिन में ही उतरेगी ना, वो सवेरा को जवाब देता अंदर की जानब बढ़ गया और घर के अंदर आकर वो अपने बच्चों के साथ खेलने लगा। तभी सवेरा वहां से आई थी। क्या हो रहा है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा तो सामने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा था। सवेरा मरहा ने दोपहर से कुछ नहीं खाया, जाओ उसे खाना गर्म करके दो, वो सब कह कर वो फिर से बच्चों के साथ खेलने लगा और सवेरा बेताब खाती मरहा को खाना देने के लिए उठ गई। किसी से खिदमत करवाते हैं तो उसकी भी खिदमत करनी पड़ती है, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे करते हैं। एहतशाम दिल ही दिल में सोचते तल्खी से मुस्कुरा दिया। आज इतवार का दिन था, फैसल भी घर पर ही थे। तभी अरहम फैसल के पास आकर बैठ गया था। बाबा आप क्या कर रहे हैं? अरहम ने कुछ सोचते हुए पूछा। बेटा ऑफिस का काम था, वो कर रहा हूँ, आप जाकर होमवर्क मुकम्मल कर लो, फैसल ने अरहम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। बाबा वो तो मैं कल ही कर लिया था, अरहम ने खुशी से बताया तो इतने में डोर बेल बजी। फैसल गेट पर देखने के लिए चले गए। फैसल ने जब गेट खोला तो फैसल के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। एहतशाम तुम? फैसल ने आगे बढ़कर एहतशाम से सलाम दुआ की। तुम कब आए? आओ ना अंदर आओ। फैसल घबराहट में अल्फाज ही अदा नहीं हो रहे थे। फैसल के कहने पर एहतशाम फैसल के साथ अंदर चला गया। फैसल भाई मुझे फरियाद भाभी से बात करनी है। एहतशाम का चेहरा किसी भी तासर से आरी नहीं था, क्योंकि मेरा मतलब था क्या बात करनी है। फैसल सब जानते थे मगर फिर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे और फैसल की बात पर एहतशाम ने एक सख्त निगाह फैसल पर डाली थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बुलाता हूँ। ये कहते हुए वो फरियाल को बुलाने अपने कमरे में चले गए। अस्सलाम वालेकुम फरियाल ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो उसने एहतशाम को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे बिल्कुल सच सच बताएं कि मरा की बेटी कहाँ है। एहतशाम ने फरियाल की तरफ बगैर देखे कहा। भाई कसम से मुझे नहीं पता। फरियाल जैसे रो देने को थी। ठीक है फिर मैं वापस पुलिस को लेकर आऊंगा, तो आप जरूर बता देंगी कि मरा की बेटी कहाँ है। मेरी बहन को जितने दुख आपने दिए हैं ना, तो शुक्र करें कि मैंने इस वक्त यहाँ नहीं था, वरना मैं आपका वो हाल करता कि आप याद करती। मैं मरहा का भाई तो हूँ मगर मरहा जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ,
اور بھی میں جا رہا ہوں، آپ کے پاس کل تک کا ٹائم ہے، ابھی صبح کے 11 بجے ہیں، میں کل اسی وقت آؤں گا اور اکیلا نہیں آؤں گا، پولیس میرے ساتھ ہوگی۔ یہ سب کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا ان کے گھر سے نکل کر جا چکا تھا، اور ڈرائنگ روم کے باہر کھڑا ارحم یہ سب سن رہا تھا، بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ احتشام ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان کے گھر واپس پولیس لے کر جائے، اور شاید اس نے ایسا کرنا بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ان لوگوں کو دھمکی دے کر آیا تھا کہ شاید احتشام کے دمکانے پڑی فریال بھابی ہبا کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ یا اللہ میں کیا کروں، یہ تو کسی بھی شخص کے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ اس کے گھر میں پولیس جائے، بس میرے رب تو ہی میری مدد فرما۔ یہ سب سوچتے ہوئے احتشام کی آنکھیں شدید سبز سے سرخ ہو چکی تھیں۔ احتشام جب گھر آیا تو تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں لیٹ گیا، تبھی سویرا اندر آئی تھی۔ احتشام کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ ڈسٹرب لگ رہے ہیں۔ اور سویرا کی اس بات پر احتشام نے اس پر گہری نگاہ ڈالی تھی۔ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ احتشام کے اس کہنے پر سویرا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں۔ سویرا نے احتشام کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سویرا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اپنی بہن سے بھی۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب ہمارا بیٹا پیدا ہوا تو تمہارا اور امی جان نے تمہاری کتنی خدمتیں کی تھیں، اور اس کے پیدا ہونے پر بھی تو اب مرا کا بھی حق ہے کہ وہ کچھ دن آرام کر لیں۔ میں صحیح کہا نا؟ یہ کہتے ہوئے احتشام نے سوالی نظروں سے سویرا کی طرف دیکھا تھا۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، اب اس کا بھی حق ہے کہ وہ بھی کچھ دن آرام کر لے۔ سویرا نے مجبوراً ہی صحیح مگر احتشام کی بات پر تائید میں سر ہلایا تھا۔ شام کے 7 بجے جب فیصل لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، تبھی فریال بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ فیصل، فیصل، ارحم نہیں ہے۔ گھبراہٹ میں فریال کے منہ سے الفاظ ہی نہیں ادا ہو رہے تھے۔ کیا مطلب ہے ارحم نہیں ہے؟ یہ کہتے ہوئے فیصل بھی پریشانی میں اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔ میں نے پورا گھر چھان مارا ہے مگر ارحم کہیں نہیں مل رہا۔ فریال کا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا۔ یہی ہوگا، کہاں جانا ہے اس نے؟ یہ کہتے ہوئے فیصل بھی ارحم کے گھر میں ڈھونڈنے لگے۔ نہیں فیصل، وہ کہیں چلا گیا ہے۔ ہائے میرا بچہ، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تو جیتے جی ہی مر جاؤں گی۔ وہ چلاتے ہوئے زور زور سے رونے لگی اور دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا تھا۔ ہاں، تم نے کسی کی اولاد چھینی تھی نا، اب اس کی بد دعائیں لگ گئی ہیں ہمیں۔ فریال، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، شاید وہ تمہیں معاف کر دے، فیصل نے گھراتے ہوئے کہا تو فریال نے فیصل کی طرف شکوہ کناں نگاہ سے دیکھا تھا۔ میں قسم کھاتی ہوں میں نے ہبا کو کہیں بھی نہیں چھوڑا۔ یقین کرے فیصل، یہ ضرور ارحم نے کیا تھا، اور فریال کی اس بات پر فیصل کا دل کیا کہ وہ اس کا منہ ہی توڑ دے، مگر خود پر ضبط کر گئے۔ وہ بچہ کرے گا یہ سب؟ فیصل نے فریال کا بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ فیصل، آپ اسے نہیں جانتے، میں اس کی ماں ہوں، میں اسے اتنا جانتی ہوں جتنا وہ خود بھی نہیں جانتا۔ آپ نہیں جانتے مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ ہبا سے محبت کرتا ہے۔ میں نے شروع دن سے اس کی آنکھوں میں ہبا کے لیے الگ ہی خوشی دیکھی ہے، اور اس سے ڈر ہے کہ کہیں ہبا کہیں پھینک ہی نہ دیں۔ اس نے ہبا کو خود ہی کہیں چھوڑ دیا۔ فریال کے کہنے پر فیصل نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ بچہ ہے، تم اس کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ فیصل نے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ میرے بھائی کی بیٹی بھی ہے نا، اور ہم نے تو کبھی اسے گود میں بھی نہیں اٹھایا، کبھی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، لیکن مرا اسے شروع دن سے بہت پسند تھی، اور اسی وجہ سے اس نے مرا کو اپنا آئیڈیل مان لیا تھا۔ اور جب ہبا اس دنیا میں آئی تو ارحم نے اسی دن سے ہبا کو اپنا مان لیا تھا۔ وہ دونوں لڑ ہی رہے تھے کہ فیصل کا فون بجا، اور اسکرین پر احتشام کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ فیصل نے منہ کے الٹے سیدھے زاویے بناتے اس کا فون ریسیو کیا تھا۔ السلام علیکم۔ فیصل نے سلام کیا تو اسے سلام کے جواب میں کچھ اور ہی سننے کو ملا۔ وعلیکم السلام فیصل بھائی، آپ کا بیٹا ہمارے پاس ہے، جب آپ مرا کی بیٹی کا پتہ بتا دیں گے تو ارحم آپ کو آ کر لے جائے گا۔ اور ہاں، میں اسے زبردستی نہیں لایا، یہ خود آیا ہے، ہمارے گھر میں ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ بات کر لیں اپنے اکلوتے بیٹے سے۔ احتشام نے ان کی چند جملوں میں فیصل کو بہت کچھ جتا دیا تھا۔ ہیلو بابا، میں یہاں بہت خوش ہوں، اس وقت کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ احتشام انکل مجھے خود چھوڑ دیں گے، آپ احتشام انکل سے بات کریں۔ یہ کہتے ہی ارحم نے احتشام کو فون دے دیا۔ ہاں جی، ہو گئی بات آپ کی، تو میرے گھر پولیس کو بھی نہیں لا سکتے نا، کیونکہ آپ کا بیٹا یہاں بہت خوش ہے، اور وہ میرے ساتھ اپنی مرضی سے آیا ہے۔ یہ کہتے ہی احتشام نے کال ڈسکنیکٹ کر دی، اور فیصل یہ سب سننے کے بعد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جاری ہے۔